हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी 009। तो आज अपने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्ट 2022 करना है। पहले अपने जान लेते हैं किसे बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम बाबू मिश्रा, जो 1980 की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक इससे पहले जो एक्ट बनाया गया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 जो बना हुआ था, उसके रिगार्डिंग सजेशन दिए थे कि अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज थोड़ी सी एडवांसमेंट आ चुकी है फोरेंसिक्स में भी, तो हमें ये वाला एक्ट में कुछ कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेंगी। उसके बाद लॉ कमीशन की जो 87th रिपोर्ट थी 1980 में, उसने भी रिकमेंड किया कि हमें 1920 में जो प्रिजनर्स एक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट है, उसमें भी कुछ कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम मॉडर्न जो अभी इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न टाइम में चल रही है उसको एडवांस करने के लिए, फोरेंसिक के कुछ टेक्निक्स को अपनाने के लिए। उसके बाद रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें वॉइस सैंपल लेने के लिए कंसेंट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अक्यूज्ड को वॉइस सैंपल देने पड़ेंगे अगर इन्वेस्टिगेशन में उसकी ज़रूरत है। तो और ये भी माना कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा मेजरमेंट, कोई प्रोसेस नहीं है, जो हमारे इस एक्ट में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो इस सभी कारणों के कारण हमें द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 लाना पड़ा। जो ये इसके टोटल 10 सेक्शन है और ये ऑथराइज करता है टू टेक मेजरमेंट। मेजरमेंट किस कारण, पर्पस क्या है? पर्पस इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर क्रिमिनल मैटर्स एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। और किनके मेजरमेंट? जो कन्विक्ट हो चुके हैं या अदर पर्सन। ये अदर पर्सन को अपने जब सेक्शन 5 समझेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। और इसमें 3 तरह की अथॉरिटी का जिक्र है। एक सेक्शन 2 अगर देखोगे, 2 में मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहेगा, अदर एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहेगा। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस के लिए कोई बॉन्ड भरवा रहा है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का नाम दिया गया है। तो इन सभी पर्पस के लिए ये एक्ट बनाया गया है। अब देखिए, इस एक्ट में 3 तरह की अथॉरिटी का जिक्र है सेक्शन 2 में। उसके बाद सेक्शन 2 बताता है कि मैजिस्ट्रेट कितने तरह के हो गए। ए पार्ट सेक्शन 2 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज रोमन के जो ये जो वर्ड हैं इसमें दिए गए हैं कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होगा। उसके बाद सेक्शन 2 का जो क्लॉज बी है उसमें वर्ड मेजरमेंट के बारे में बताया कि मेजरमेंट किसे कहेंगे। देखिए, पहले मेजरमेंट अगर देखोगे तो वॉइस सैंपल को इंक्लूड नहीं किया गया था। जो हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 53 और 53A जो थे सीआरपीसी में, उसमें और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 में पुलिस और मजिस्ट्रेट्स के पास पावर थी कि वो अक्यूज्ड पर्सन को या कन्विक्टेड को उसके मेजरमेंट लिए जाएं। लेकिन उसमें मेजरमेंट क्या क्या, किन किन चीज़ों पे, लेकिन अब उनको स्पेसिफाई कर दिया है कि किन किन चीज़ों के। 5 चीज़ें इसमें बताई गई है। एक फिंगर इम्प्रेशन, दूसरा पाम प्रिंट होगा वो, तीसरा फुटप्रिंट होगा वो, चौथा फोटोग्राफ्स ले सकते हो आप, और पांचवा आयरिश एंड रेटिना स्कैन कर सकते हो। ये तो हो गया सीधे सीधे 5 चीज़ें। उसके बाद आप ब्लड टेस्ट ले सकते हो, उसके हेयर ले सकते हो, या कुछ और। उसमें जो वर्ड ये दे दिया है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स एंड एनालिसिस। उसके बाद बिहेवियर एट्रीब्यूट वर्ड ऐड कर दिया है, प्लस सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड सेक्शन 53A CRPC।
तो अब बहुत ही एग्जॉस्टिव बना दिया है, और ये फिजिकल बायोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होंगे बॉडी के मेजरमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, और हमारा जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, क्रिमिनल पर्पस के लिए, आप अक्यूज से सारी चीज़ें कर सकते हैं, अक्यूज या अदर पर्सन। अब देखिए इसमें पुलिस ऑफिसर जो बताया गया है, पुलिस ऑफिसर का मतलब यहाँ पे एसएचओ और एंड हेड कांस्टेबल जो होगा उससे ऊपर वाली जितनी भी अथॉरिटी होंगी, हेड कांस्टेबल से ऊपर एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, एसएचओ जो भी रहेंगे, इससे नीचे वाला अथॉरिटी का जिक्र नहीं है। ये इस एक्ट के लिए कोई भी मेजरमेंट वगैरह नहीं ले सकते। उसके बाद इसमें प्रिजनर ऑफिसर का जिक्र किया गया है और उसे हेड वार्डर बोला गया है, एक प्रिजनर ऑफिसर को। इससे ऊपर वाली जितनी भी अथॉरिटी होंगी ये या इससे ऊपर वाली, वो सारी मेजरमेंट कर सकती है। और अगर इस एक्ट में कहीं पे भी कुछ वर्ड ऐसे एक्सप्लेन है जिनका मीनिंग नहीं है दिया गया, तो वो आईपीसी और सीआरपीसी से लिए जाएंगे वो वर्ड, अगर वहाँ पे डिफाइन है। उसके बाद सेक्शन 3 अगर देखेंगे इसका, सेक्शन 3 ये कहता है एनी पर्सन। एनी पर्सन किन किन के मेजरमेंट? एनी पर्सन जो कन्विक्टेड है किसी भी ऑफेंस में, किसी भी ऑफेंस में, किसी भी लॉ में कन्विक्टेड हो जाता है, या जिसको जो जिनसे सिक्योरिटी ली जाती है, गिव सिक्योरिटी, जो पर्सन सिक्योरिटी देता है, गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस के लिए, जैसे सेक्शन इसमें सीआरपीसी के 5 सेक्शन इस पे लगते हैं। अगर वहाँ पे आपसे सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर और मेंटेनिंग पीस पे आपसे बॉन्ड भरवाया जाता है, तो उस पर्पस के लिए आपकी मेजरमेंट ली जा सकती है सेक्शन 3 में। तो कौन कौन से सीआरपीसी के सेक्शन है? 117 सीआरपीसी, और इसके साथ 107 है, 108 है, 109 है, 110 है सीआरपीसी। तो ये वाले सेक्शन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर रहती है कि वो आपसे मेजरमेंट के पर्पस के लिए आपको बोले कि आप ये चीज़ें जो मेजरमेंट दे दीजिए। उसके बाद कोई भी, अब तो ये तो हो गया कन्विक्शन के बाद या आपका बॉन्ड भरवाने के बाद आपसे मेजरमेंट ली जा सकती। अब इसके बाद कोई भी बंदा अगर अरेस्ट किया जाता है किसी भी जनरल लॉ में, या डिटेन किया जाता है, डिटेंशन किया जाता है, किसमें? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कौन सा है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होगा, जो आर्टिकल 22 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ ऐसे जो है स्टेट गवर्नमेंट पार्लियामेंट बना सकता है, जिसमें आप जिनका पर्पज़ एफआईआर के बिना भी आप किसी को डिटेन कर सकते हो। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ मेंटेनिंग पीस, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को करने के लिए। तो उसके बाद ये वाला जो मेजरमेंट होगा कौन करवाएगा, कौन लेके जाएगा? पुलिस ऑफिसर करवाएगा एक तो ये, और दूसरा उसको ऑथोराइज करेगा कौन करेगा? मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा। पुलिस ऑफिसर या प्रिजन ऑफिसर कर सकता है आफ्टर कन्विक्शन जो होगा, और पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल पर्पस के लिए। और मेजरमेंट किस तरह से होगी इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगा वो लॉ बनाएगा किस तरह से मेजरमेंट होगी, क्या उसमें प्रोसेस रहेगा। और उसके बाद ये जो डाटा मेंटेन किया जाएगा ये एनसीआरबी को दिया जाएगा, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो को दिया जाएगा, जो इसको प्रिजर्व करेगा, डिटेक्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए रखेगा अपने पास, प्रोसिक्यूशन पर्पस के लिए अपने पास रखेगा। कितने टाइम के लिए? 17 ईयर के लिए। अब देखिए अक्यूज्ड किसी भी ऑफेंस में आप अरेस्ट हुए, ये कहता है कि कन्विक्टेड हो सकते हो, या आपसे अगर बॉन्ड भरवाया जाता फिर भी आपसे सारी चीज़ें कर सकती। उसके बाद अगर आप अरेस्ट होते हो किसी भी जनरल लॉ में या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में आप अरेस्ट किए जाते हैं, तो भी आपसे वो सारा मेजरमेंट ली जा सकती है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। उसके साथ एक प्रोवाइजो
जोड़ दिया गया है, अगर देखोगे सेक्शन 3 में, वो ये कहता है कि हर केस में आपकी जिसमें अरेस्ट की जाए हर केस में मेजरमेंट नहीं होगी, सिर्फ उन्हीं केसों के लिए मेजरमेंट ली जाएगी जो ऑफेंस आपने वोमेन के अगेंस्ट किए हैं, जहाँ किसी चाइल्ड के अगेंस्ट किए हैं, जहाँ जिन ऑफेंसेस की सज़ा इम्प्रिजनमेंट है नॉट लेस देन 7 ईयर। तो इन तीनों पर्पस के लिए आपकी मेजरमेंट ली जा सकती है, आपको बाउंड किया जा सकता है। अदरवाइज आपकी कंसेंट है, देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, अगर आप मना करना चाहते हो तो मना कर सकते हो अदर ऑफेंसेस के लिए, लेकिन इनके लिए आप बाउंड हो, आपको आपकी मेजरमेंट देनी पड़ेगी, आपको वो सारे सैंपल देने पड़ेंगे जिस तरह से वो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनर बताया हुआ है कलेक्ट करने का या स्टोर करने का या प्रिजर्व करने का, जो भी जिस तरह से प्रोसेस है। उसके बाद मान लीजिए इसके सेक्शन 4 में ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस तरह से वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो वो डाटा सारा मेंटेन करेगा और कितने साल के लिए रखेगा। उसके बाद सेक्शन 5 ये बताता है कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर रहती है, वो आपकी मेजरमेंट के लिए ऑर्डर कर सकता है। और जिस भी केस में आपकी कन्विक्शन हो गई, मान लीजिए किसी भी केस में अगर आपकी कन्विक्शन हो गई तो फिर तो आपको मेजरमेंट देनी पड़ेगी, दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप प्रीवियसली कन्विक्टेड होते हो एनी टर्म, किसी भी टर्म के लिए, उसमें मेजरमेंट इस एक्ट के अधीन डन की जाएगी, करी जाएगी मेजरमेंट इस एक्ट के। लेकिन प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन हो आप और आपकी मेजरमेंट हो चुकी थी, अब क्या हुआ, एक नया आपने ऑफेंस किया और इस ऑफेंस में आप रिलीज हो गए या आप डिस्चार्ज हो गए या आप अक्विटल हो गया, तो वो सारा रिकॉर्ड अब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जो प्रीवियसली कन्विक्शन, जब आपकी कन्विक्शन हुई थी आपका रिकॉर्ड रखा गया था, वो सारा अब डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, अनलेस एंड अनटिल मैजिस्ट्रेट अदरवाइज ना बोले। अगर मैजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि नहीं रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो तो मेंटेन किया जाएगा, अदरवाइज वो डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 6 के बारे में जिक्र करते हैं। सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर किसी की मेजरमेंट लेनी है और वो रेसिस्ट कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है तो ये माना जाएगा 186 आईपीसी का उसने ऑफेंस कर दिया। उसके बाद अगर इसका सेक्शन 7 देखोगे तो गुड फेथ में जो भी आप प्रोसीडिंग यहाँ पे चलाते हो किसी पर्सन के अगेंस्ट या गुड फेथ में, वो आपके अगेंस्ट कोई बार है, सूट कुछ नहीं होगा, सूट बार है, सेक्शन 7 ये कहता है। उसके बाद सेक्शन 8 देखोगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि ऐसे रूल्स बना सकते हैं जिससे मेजरमेंट के प्रोविज़न इम्प्लीमेंट किए जाएं कि कितनी फोर्स यूज़ कर सकते हो, किस तरह से वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये सेंटर का लॉ है लेकिन स्टेट को भी पावर करता है कि आप अपने इससे रिलेटेड रूल्स बनाइए, लेकिन फंडामेंटल रूल इसी के चलेंगे, लेकिन मेजरमेंट के रूल क्या रहेंगे वो आप अपने खुद स्टेट के बना सकते हो। उसके बाद अगर इन रूल्स इन प्रोविजंस में कुछ ऐसी कोई रेटिफिकेशन करनी है या मॉडिफिकेशन करनी है, वो आपको करने के बाद विद इन 30 डेज में पार्लियामेंट में रेटिफाई कराना पड़ेगा। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट में रेटिफाई कराना पड़ेगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं जो सेंटर से थोड़े से आप मॉडिफाई करना चाहते हो या आपने रूल बनाए थे अब उनको मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव कराना पड़ेगा, वो स्टेट लेजिस्लेचर में उस पर बहस होगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस बताया गया। अब इसके आने से, क्योंकि अभी ये एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है 4 अगस्त को 2020 में ये एक्ट इन्फोर्स हो चुका है, तो इसीलिए ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और सेक्शन 10 ये कहता है कि इसके आने से आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट जो 1920 में बनाया था वो रिपेल हो चुका है और उसमें
कुछ भी इस तरह के प्रोविज़न एप्लीकेबल किए गए थे, जहाँ कुछ इस तरह से एक्शन लिया गया था या कुछ डन किया गया था, वो उस तरह से ही वो जो है डायरेक्शंस हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो पेनल्टी या फाइन इम्पोज किए गए थे, वो उसी तरह बरकरार रहेंगे। लेकिन अब आज से ये एक्ट जो 4 अगस्त से ये एप्लीकेबल हो गया, और सेक्शन 10 ये कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 रिपेल हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।